Hello friends, today our topic of discussion is relativistic point particle. जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने नॉन रिलेटिविस्टिक स्ट्रिंग्स पढ़ी थी और आज के लेक्चर में हम रिलेटिविस्टिक पॉइंट पार्टिकल पढ़ेंगे। तो रिलेटिविस्टिक पॉइंट पार्टिकल बेसिकली क्या होता है, तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर अपने डायनामिक्स जो हमारी सिस्टम की होती है उसको फॉर्मुलेट करने के लिए जो बेसिकली हम या तो राइट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस या फिर एक्शन। देखिए दो चीज़ें होती हैं, हमारे सिस्टम की जो डायनामिक्स होती है ना उसको हम डिफाइन करने के लिए या तो इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज़ करते हैं या फिर एक्शन। तो इन केस ऑफ पॉइंट पार्टिकल हम आसान रहता है हमारे लिए इक्वेशन ऑफ मोशन राइट करना पॉइंट पार्टिकल के केस में, और जो एक्शन है वो फिजिकल और ज्योमेट्रिक है और इसके अपने फ़ायदे हैं। तो लेकिन जो रिलेटिविस्टिक स्ट्रिंग्स हैं उनके लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो गेस करना ज़्यादा मुश्किल है। तो एक्शन जो है ना वो एक नेचुरल चॉइस होगी अगर हम जनरलाइज करें रिलेटिविस्टिक पार्टिकल एक्शन के। ये बात है कि रिलेटिविस्टिक स्ट्रिंग्स के केस में मुश्किल है इक्वेशन ऑफ मोशन को गेस करना, और एक्शन इज़ अ नेचुरल जनरलाइजेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल एक्शन। और ये एक नेचुरल जनरलाइजेशन है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल एक्शन की। और वो इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे हमारी डिस्कशन ऑफ चार्ज रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर में सबसे पहले हम जिन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है एक्शन फॉर रिलेटिविस्टिक पॉइंट पार्टिकल। अब जो एक्शन फॉर रिलेटिविस्टिक पॉइंट पार्टिकल है इसमें क्या चीज़ है कि हम अपने रिलेटिविस्टिक पॉइंट पार्टिकल के एक्शन के बारे में देखेंगे। तो हम यहाँ पर फॉर्मुलेट करेंगे रिलेटिविस्टिक थ्योरी जो कि डिस्क्राइब करे फ्री पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m ग्रेटर देन 0। और फ्री पार्टिकल एक पार्टिकल होता है जो कि सब्जेक्ट टू एनी फोर्स हो सकते हैं। और हम अपना एनालिसिस बिगिन करते हैं यू नॉट्स फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स एंड तो सबसे पहले हम अपना जो एक्शन है वो ऑब्टेन करेंगे इंटीग्रेट करने से अपने लैग्रांजियन को ओवर टाइम पे। तो लैग्रांजियन के जो यूनिट्स हैं वो एनर्जी के हैं, तो एक्शन के यूनिट भी एनर्जी टाइम्स टाइम के हैं। तो ये हमारा बेसिकली एक्शन है। लैग्रांजियन के यूनिट एनर्जी के हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक्शन है। तो एक्शन हैज सेम यूनिट एस एच जो स्टेट करती है क्वांटम मैकेनिकल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये जो प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी और टाइम अनसर्टेनिटी है ना वो ऑर्डर ऑफ एच की होती है। ठीक। और उसके बाद अगर हम एक्शन फ्री पार्टिकल के लिए जो कि नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है वो किसके थ्रू हम गिव करते हैं, किसके थ्रू हम देते हैं, वो टाइम इंटेग्रल ऑफ किनेटिक एनर्जी के हमारे पास
ये नॉन रिलेटिविस्टिक लैग्रांजियन है और वो हमें देगा नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, और ये हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद ये हमारे पास वेलोसिटी का प्रोडक्ट्स है, ये उसकी मैंने तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि फॉलो करेगी हैमिल्टन प्रिंसिपल, वो हमारे पास ये होगी। और फ्री पार्टिकल मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, जो हमारा फ्री पार्टिकल है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, ये इक्वेशन बता रही है। और जो हमारा फ्री रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है वो उसको ज़रूर मूव करना चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो हमको कैसे पता चलेगा कि जो नॉन रिलेटिविस्टिक एक्शन है वो करेक्ट नहीं है रिलेटिविटी के अंदर? तो इसका सबसे सिंपलेस्ट आंसर है कि जो एक्शन अलाउ करता है पार्टिकल को टू मूव विद एनी कांस्टेंट वेलोसिटी, इवन वन दैट एक्सीड द वेलोसिटी ऑफ लाइट। बेसिकली मसला यहाँ पर यह है कि एक्शन अलाउ करता है पार्टिकल को कि वो मूव कर सकता है विद एनी कांस्टेंट वेलोसिटी, और वो स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकता है। इसलिए रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक जो एक्शन है वो करेक्ट नहीं है रिलेटिविटी में। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो हमारे पास अपीयर नहीं होती नॉन रिलेटिविस्टिक एक्शन के अंदर, तो फिर नॉन रिलेटिविस्टिक एक्शन को हम नॉन रिलेटिविस्टिक एक्शन कैन नॉट बी द एक्शन फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर हमने कंस्ट्रक्ट करना है हमारा रिलेटिविस्टिक एक्शन फॉर फ्री पार्टिकल, तो हम क्या करेंगे कि बाय मेकिंग एजुकेटेड गेस, और फिर हम शो करेंगे इसको, प्रॉपरली शो करेंगे। और हम इंटरेस्टेड हैं कि जो हमारे पास रिलेटिविस्टिक फिज़िक्स है, तो हमारे लिए आसानी ये है कि हम रिप्रेजेंट करें हमारी मोशन ऑफ पार्टिकल इन स्पेस टाइम में, ठीक है। और पार्टिकल जो पार्टिकल का पाथ होगा वो ट्रेस्ड आउट होगा स्पेस टाइम के अंदर, उसको हम वर्ड लाइन कहेंगे। तो हमारा जो स्टैटिक पार्टिकल है वो ट्रेस करेगा एक लाइन स्पेस टाइम में, और जो टाइम है वो ऑलवेज फ्लो, मतलब कि टाइम मूव कर रहा है। और जो फिज़िकल कंसिस्टेंट एक्शन है उसे ज़रूर देना चाहिए लॉरेंस इनवेरिएंट इक्वेशन ऑफ मोशन। कि जो हमारे पास फिज़िकली कंसिस्टेंट एक्शन है उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसको लॉरेंस इनवेरिएंट इक्वेशन ऑफ मोशन देनी चाहिए। तो हम अपने इस पॉइंट को थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं कि हम सपोज करते हैं कि एक लॉरेंस ऑब्जर्वर है, वो टेल करता है कि जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वो इक्वेशन ऑफ मोशंस के मुताबिक मूव कर रहा है। यहाँ पर जो पार्टिकल है वो एक फिजिकल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें कि जो लॉरेंस ऑब्जर्वर है वो हमें बताएगा कि पार्टिकल एक फिजिकल मोशन कर रहा है, और ये इनकंसिस्टेंस कंसिस्टेंट है एक ऑब्जर्वर के, मतलब कि यहाँ पर अगर हम इसको देखें कि इट वुड बी इनकंसिस्टेंट फॉर वन ऑब्जर्वर to the state that a certain motion is allowed, and for an other observer to the state the same motion is forbidden। कि ये जो चीज़ है ये इनकंसिस्टेंट है एक ऑब्जर्वर के मुताबिक, और अगले ऑब्जर्वर के मुताबिक ये जो स्टेट है वो वो जो स्टेट है उसमें वो मोशन एक में सर्टनली यकीनी तौर पर अलाउड है,
और दूसरी स्टेट में मतलब कि दूसरे ऑब्जर्वर के लिए उस स्टेट के अंदर जो सेम मोशन है वो फॉरबिडन है। तो अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारी जो है उनको हम फिक्स कर दें अपने लॉरेंस फ्रेम में, तो वो होल्ड करेंगी तमाम लॉरेंस फ्रेम में। दैट्स वाई लॉरेंस इनवेरियंस ऑफ और दिस इज व्हाट लॉरेंस इनवेरियंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन मीन्स, कि ये जितना भी हमने भी बात की इसका इसमें हमने यही एक्सप्लेन किया कि लॉरेंस इनवेरियंस ऑफ इक्वेशन का क्या मतलब होता है। तो सिंपल मतलब हमारे पास होता है कि हमारे पास अगर एक पार्टिकल है, एक पार्टिकुलर लॉरेंस ऑब्जर्वर है कि वो हमें बता रहा है कि पार्टिकल मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फिर पार्टिकल एक फिजिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरा ऑब्जर्वर भी हमें ये बताया कि पार्टिकल फिजिकल मोशन कर रहा है। और अब मसला यहाँ पर ये आएगा कि ये इनकन्सिस्टेंट हो सकता है कि अगर एक ऑब्जर्वर एक स्टेट के अंदर एक मोशन को देखता है तो वो कहता है कि वो मोशन अलाउड है, और दूसरा ऑब्जर्वर उसी स्टेट के अंदर उस मोशन को देखता है और कहता है फॉरबिडन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होल्ड कराने के लिए हमें अपने लॉरेंस इक्वेशन ऑफ मोशन को लॉरेंस फ्रेम के अंदर फिक्स कर देना पड़ेगा, और फिर जब हम तमाम लॉरेंस फ्रेम में उसको देखेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन इनवेरिएंट रहेगी। तो यहाँ पर हम अपनी अपने एक्शन को राइट करेंगे और हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करेंगे। तो अब हमें इम्पोज करनी है कंस्ट्रेंट अपने एक्शन पे जो कि हमें रिजल्ट करें लॉरेंस इनवेरियंस ऑफ इक्वेशन। बेसिकली यहाँ पर ये सीन है कि हमने अपने जो एक्शन है, जो हमारा बेसिकली हमारा एक्शन है उसके ऊपर जब हम कंस्ट्रेंट लगाएंगे तो वो हमने कोई ऐसी कंस्ट्रेंट लगानी अपने एक्शन के ऊपर जो हमें लॉरेंस इनवेरियंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन दे। तो हाँ बिल्कुल इस तरह की कंस्ट्रेंट है, और हम रिक्वायर करेंगे कि हमारा जो एक्शन है वो लॉरेंस स्केलर रहे तमाम पार्टिकल की वर्ड लाइन के लिए, और जो तमाम लॉरेंस ऑब्जर्वर हैं वो सेम वैल्यू निकालें एक्शन की। यहाँ पर हम ये इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा एक्शन है वो लॉरेंस स्केलर होना चाहिए तमाम पार्टिकल के लिए, और यहाँ पर हमारा जो एक्शन है वो तमाम लॉरेंस ऑब्जर्वर के लिए सेम होगा। तो एक्शन के अंदर कोई स्पेस टाइम इंडसेस नहीं है, तो ये एक हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है कि अगर हमारे एक्शन लॉरेंस स्केलर है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लॉरेंस इनवेरिएंट रहेगी, कि अगर हमारा एक्शन लॉरेंस स्केलर है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लॉरेंस इनवेरिएंट रहेगी। रीज़न सिंपल है कि अगर हमारा एक ऑब्जर्वर स्टेट करता है कि एक गिवन वर्ड लाइन के लिए जो हमारा एक्शन है वो स्टेशनरी है तमाम वेरिएशन ऑफ वर्ड लाइन के लिए, तो फिर तमाम ऑब्जर्वर एग्री करेंगे एक्शन की वैल्यू के ऊपर किसी भी वर्ड लाइन के लिए,
और वो क्या एग्री करेंगे कि जो एक्शन है वो स्टेशनरी है अबाउट दी वर्ल्ड लाइन। कि यहाँ पर हमने एक बात की, अगर एक ऑब्जर्वर स्टेट करता है कि एक गिवन वर्ल्ड लाइन के ऊपर एक्शन स्टेशनरी है, तमाम वेरिएशन जो उस वर्ल्ड लाइन के ऊपर हो रही है, तो हमारे तमाम लॉरेंस ऑब्जर्वर इसी बात के ऊपर एग्री करेंगे। वो हमारा एक्शन किसी भी वर्ल्ड लाइन के ऊपर किसी किस्म की वेरिएशन के लिए क्या रहेगा, हमारा एक्शन इनवेरिएंट रहेगा या फिर स्टेशनरी रहेगा। तो बाय हैमिल्टन प्रिंसिपल जो हमारा वर्ल्ड लाइन है, जो कि मतलब कि द वर्ल्ड लाइन दैट मेक्स द एक्शन स्टेशनरी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ मोशन। कि वो वर्ल्ड लाइन जो हमारे एक्शन को स्टेशनरी बना रही है वो सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन ऑफ मोशन को। और इसलिए जो हमारा तमाम लॉरेंस ऑब्जर्वर है वो एग्री करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर, और वो सेटिस्फाइड करेंगे तम मतलब कि वर्ल्ड लाइन के लिए इन्हीं। तो यहाँ पर बेसिकली ये है कि हैमिल्टन प्रिंसिपल के मुताबिक जो हमारी वर्ल्ड लाइन है वो जो भी बनाएगी एक्शन, वो स्टेश जो भी एक्शन बनाएगी, बेसिकली जो हमारी वर्ल्ड लाइन है वो हमारे एक्शन को स्टेशनरी बनाएगी। मतलब कि ऐसी वर्ल्ड लाइन जो हमारे एक्शन को स्टेशनरी बना रही है वो सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन ऑफ मोशन। इसलिए तमाम लॉरेंस ऑब्जर्वर एग्री करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सेटिस्फाई कर रही है उस वर्ल्ड लाइन के लिए। अब यहाँ पर लॉरेंस इनवेरियंस इम्पोजिस क्या कर रही है, इम्पोज स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रेंट ऑन द पॉसिबल फॉर्म ऑफ एक्शन। एक्शन की जो पॉसिबल फॉर्म हो सकती है उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रेंट लगा रही है। और अब हम बेसिकली आगे क्या करेंगे कि अब बेसिकली ये है कि जो हमारा लॉरेंस इनवेरियंस है वो एक स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रेंट हमारे एक्शन के ऊपर लगा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा लॉरेंस इनवेरियंस है वो एक काफ़ी बड़ी कंस्ट्रेंट लगा रहा है हमारे एक्शन के ऊपर। और जो हमारी नॉन रिलेटिविस्टिक एक्शन है, मतलब कि जो हमने प्रीवियस चैप्टर में नॉन रिलेटिविस्टिक एक्शन निकाला था, वो इनवेरिएंट नहीं है अंडर गलीलियन बूस्ट। ये बेसिकली गलीलियन बूस्ट होता है हमारे पास। तो सच गलीलियन बूस्ट इज अ सिमेट्री ऑफ अ सॉल्यूशन सिंस इक्वेशन ऑफ मोशन इज इनवेरिएंट। तो ये हैपन होगा कि हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए वो लॉरेंस इनवेरिएंट हो, बट एक्शन इज़ नॉट। कि ये हो सकता है कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए तो लॉरेंस इनवेरिएंट हो, ठीक है, लेकिन एक्शन के लिए नहीं। कि ये हो सकता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए इनवेरिएंट हो जाए और एक्शन के लिए ना हो। तो किस्मत से हमें किसी किस्म की ऐसी कॉम्प्लिकेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा और हम सेटिस्फैक्ट्री अपना लॉरेंस इनवेरिएंट एक्शन निकाल लेंगे। तो आगे हम देखते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं वेरिएशन अपने नॉन रिलेटिविस्टिक एक्शन की अंडर बूस्ट
तो हम जानते हैं कि एक्शन इज़ अ फंक्शनल, तो इट्स टेक अ सेट ऑफ फंक्शन दैट डिस्क्राइब अ वर्ड लाइन और आउटपुट करेगा हमें नंबर। तो हम इमेजिन करते हैं एक पार्टिकल, उसकी स्पेस टाइम जो ट्रेजेक्ट्री है वो रीजन से स्टार्ट होती है और एंड करती है इन कोऑर्डिनेट के ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हैं वर्ल्ड लाइन की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में। हम आगे वाली फिगर में देखते भी हैं। तो कि अब हमारे लिए यह है कि किसी भी वर्ल्ड लाइन के ऊपर जो हमारे तमाम लॉरेंस ऑब्जर्वर हैं वो निकालें सेम वैल्यू एक्शन की। तो हम डिनोट करते हैं, पी डिनोट करता है हमारी एक वर्ड लाइन को। तो हमारी कौन सी ऐसी क्वांटिटी हैं कि जो रिलेटेड टू पी हों और डू ऑल ऑब्जर्वर एग्री ऑन, कि ऐसी कौन सी हमारी क्वांटिटी हैं जो पी के रिलेटेड हों और उस पर तमाम लॉरेंस ऑब्जर्वर एग्री करें। तो elapsed proper time all Lorentz observer agree on the amount of lapse time elapses on a clock carried by moving। मतलब कि तमाम ऑब्जर्वर एग्री करेंगे अमाउंट ऑफ टाइम जो कि गुजरेगा तमाम मूविंग क्लॉक्स के ऊपर। सो हम क्या करते हैं कि अपना एक्शन जो हमारी वर्ल्ड लाइन का जो एक्शन है, एक्शन जो हमारे पास पी है वो प्रोपोर्शनल टू है प्रॉपर टाइम एसोसिएटेड विद इट। हमारा जो एक्शन है वर्ल्ड लाइन पी का वो प्रोपोर्शनल है प्रॉपर टाइम जो कि उस वर्ल्ड लाइन के साथ एसोसिएट। तो यहाँ पर हम अगर ये देखें तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी स्पेस टाइम डायग्राम है। यहाँ पर हमारे स्पेस कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर हमारे टाइम कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये डिफरेंट टाइप्स की ट्रैजेक्टरी हैं, हमारी वर्ल्ड लाइन है। तो इनके ऊपर मौजूद तमाम लॉरेंस ऑब्जर्वर हमारे हैं, वो जो एक्शन की वैल्यू मेजर करेंगे वो सेम करेंगे। अब इस आइडिया को क्वांटिटेटिवली अगर हमने फॉर्मलाइज करना है तो हमें रिकॉल करना पड़ेगा हमारे ये फॉर्म को। ये हमारे पास बेसिकली हमारा इंटरवल है, इनवेरिएंट इंटरवल। तो ये हमें और हमारा इन्फिनिटेसिमल जो प्रॉपर टाइम है वो इज इक्वल टू है ds/c। तो अगर हम इंटेग्रल लेंगे ds/c का ओवर पाथ p तो वो हमें गिव करेगा प्रॉपर टाइम इलैप्स ऑन p। कि अगर हम ये हमारे पास एक इन्फिनिटेसिमल प्रॉपर टाइम है ये, तो अगर हम इंटीग्रल लेंगे इस चीज़ का तो वो हमें पूरे पाथ के ऊपर, कि ये जो हमारा पूरा पाथ है इस पूरे पाथ के ऊपर अगर यहाँ पर इन्फिनिटेसिमल प्रॉपर टाइम है तो अगर हम इस पूरे पाथ के ऊपर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वो इस पूरे पाथ के ऊपर जो टाइम गुजरा है वो हमें देगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारे प्रॉपर टाइम है उसके टाइम के यूनिट्स हैं और उसके बाद जो हमारा लॉरेंस जो इनवेरिएंट है ना, अगर हमने अपने लॉरेंस इनवेरिएंस अब यहाँ पर ये है कि जो हमारे पास प्रॉपर टाइम है उसके तो टाइम के यूनिट्स हैं और उसके बाद जो हमारे पास अब यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो प्रॉपर टाइम है उसके टाइम के यूनिट हैं
तो अगर हमें एक्शन के यूनिट चाहिए तो हमें एडिशनल मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर चाहिए होगा विद यूनिट ऑफ एनर्जी या फिर मास का, या एनर्जी या फिर यूनिट ऑफ मास टाइम वेलोसिटी स्क्वायर का। तो ये फैक्टर हमारे पास लॉरेंट इनवेरिएंट होना चाहिए। तो अगर हमने प्रिजर्व करनी है अपनी लॉरेंट इनवेरिएंस इस पार्शियल गैस की, तो मास वो हमारे पास m होगा जो हम यूज़ करेंगे, और रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल है ये। और फॉर वेलोसिटी वी यूज़ c, जो फंडामेंटल वेलोसिटी रिलेटिविटी के अंदर है। और यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे पार्टिकल वेलोसिटी, क्योंकि ये लॉरेंस इनवेरिएंट नहीं होती, सी लॉरेंस इनवेरिएंट है। तो जो ये फैक्टर है ये हमारे पास रेस्ट मास ऑफ एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल है। और लिहाजा अब हम अपना जो गैस है वो जो एक्शन का है वो बेसिकली इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग होगा। अब यहाँ पर आप देखें कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है कि हमारे पास ये हमारा इन्फिनिटेसिमल प्रॉपर टाइम था। जब हमने एक हमारी वर्ड लाइन थी, वर्ड लाइन के ऊपर जैसे कि ये हमारी वर्ड लाइन थी, इसके ऊपर हमने उस टाइम को इस पाथ पी के ऊपर उसको क्या किया, इंटीग्रेट किया। ठीक है, तो हमारे पास पूरा टाइम इलैप्स्ड आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर उसको हमने एक्शन के यूनिट देने हैं तो हमने क्या किया कि इस फैक्टर के साथ, ठीक है, इस फैक्टर के साथ हमने इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया। इस चीज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आई। और यहाँ पर बेसिकली अब एक स्टिल एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो डिमेंशनलेस न्यूमेरिकल फैक्टर है ना वो मिसिंग है। तो इसलिए हमें हमारे लिए ये है कि हमारे पास एक माइनस साइन होना चाहिए। तो जो करेक्ट क्लेम है हमारे एक्शन का वो दिस एक्शन, ये हमारे एक्शन का करेक्ट क्लेम। ये बेसिकली हमारा ये इंटेग्रल है। ये वर्ल्ड लाइन पी के ऊपर हमने इंटीग्रेट किया है हमारे इन्फिनिटेसिमल टाइम को। तो ये जो हमारा एक्शन है ये इक्वल टू है माइनस रेस्ट एनर्जी टाइम प्रॉपर टाइम। तो जो एक्शन, ये जो एक्शन है सिंपल है, लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है। तो ये कोई ऐसा जो हमने पहले एक्शन देखा उस जैसा तो नहीं लग रहा। तो अगर हमने इसको इसको मोर फेमिलियर बनाना है तो हम चूज़ करेंगे एक ख़ास लॉरेंस ऑब्जर्वर और एक्सप्रेस करेंगे एक्शन को इंटीग्रल ऑफ लैग्रेंजियन ओवर टाइम। तो हम बेसिकली यहाँ पर हेल्प लेंगे इक्वेशन नंबर 5.4 की। 5.4 इक्वेशन ये है, और यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे, बेसिकली हम रिलेट करेंगे डी एस टू डी टी बाय दिस। हम उसकी मदद से, इस इक्वेशन की मदद से हम ये कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है। उसके बाद हम डी एस की वैल्यू इधर पुट करेंगे और हमारे पास सेक्शन ये हो आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियल टाइम है, फाइनल टाइम है, फाइनल पॉइंट है वर्ल्ड लाइन
पी के ऊपर, तो हम देख सकते हैं कि हमारी रिलेटिविस्टिक लैग्रेंजियन पॉइंट पार्टिकल की जो इक्वेशन है ये हमारा रिलेटिविस्टिक लैग्रेंजियन आ जाएगा। बेसिकली ये चीज़ हमारे पास लैग्रेंजियन आ जाएगी ये वाली। तो यहाँ से अब हमने एक काम कर लिया है कि पहले हमने गैस किया, एक्शन किया कि हमारा एक्शन क्या होगा। दूसरा हमने अब अपने एक्शन से लैग्रेंजियन भी निकाल दिया। अब यहाँ पर जो हमारा ये लैग्रेंजियन है ये हमारा इक्वल टू माइनस है, माइनस रेस्ट टाइम ये रिलेटिविस्टिक फैक्टर है। तो ये जो लैग्रेंजियन है ये कुछ सेंस मेक नहीं कर रहा। जब हमारी वेलोसिटी ग्रेटर देन सी होगी तो इसलिए ये एक रियल लग रहा है, क्योंकि देखें ना अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन सी होगी तो ये जो फैक्टर है ये ज़्यादा हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो आंसर इमेजिनरी हो जाएगा। तो उससे हम ये लैग्रेंजियन एक इसके अंदर कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी आ जाएगी और वो ठीक नहीं है। तो कंस्ट्रेंट ऑफ मैक्सिमल वेलोसिटी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है कि हम स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस नहीं कर सकते, और वो एम्बेड कर दिया है हमने अपने लैग्रेंजियन के अंदर, हमने अपने एक्शन के अंदर। और यही मसला था हमारे नो रिलेटिविस्टिक एक्शन के अंदर कि वहाँ पर ये जो कंस्ट्रेंट थी, ये जो वेलोसिटी की मैक्सिमम कंस्ट्रेंट थी वो नहीं थी, और वो इंक्लूड हमने करवा दी है। तो कि यहाँ पर हमारा जो प्रॉपर टाइम है वो ओनली डिफाइन होगा उन मोशंस के लिए जिनकी वेलोसिटी एक्सीड ना करे वेलोसिटी फ्लाइट के लिए। और जो पाथ हमने शो किया था फिगर, आगे फिगर में जितने हमने पाथ शो किए थे वो तमाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोशन को जहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एक्सीड नहीं किया वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ओनली फॉर अ सच पाथ इज एक्शन डिफाइन, इन पाथ्स के लिए ही एक्शन डिफाइन है। और किसी भी पॉइंट के ऊपर इन इन इनमें से किसी पाथ पर जो हमारा टेंजेंट वेक्टर टू अ पाथ है वो हमारा टाइम लैग वेक्टर है। तो अगर हम ये जो हमारा लैग्रेंजियन है ये हमें देगा एक सिमिलर फिजिक्स ए लिमिट ऑफ अ स्मॉल वेलोसिटी। तो हम एक्सपेंड करेंगे अपने स्क्वायर रूट को, क्योंकि v काफ़ी लेस देन है c से, तो ये हमने बेसिकली हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाया है और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब उसके बाद बेसिकली हमने क्या करना है कि हम जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म इन लैग्रेंजियन है वो तो अफेक्ट नहीं करेंगी इक्वेशन ऑफ मोशन को, सो दिस टर्म कैन बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पसेस, और इसको इग्नोर कर देंगे। अब ये जो हमारे पास लीडिंग टर्म है, लीडिंग सिग्निफिकेंट टर्म को इंसाइड कर देगी नॉन रिलेटिविस्टिक लैग्रेंजियन 5.2 के साथ, जो कि शो करता है कि फेमिलियर नॉन रिलेटिविस्टिक फिजिक्स इमर्ज, मतलब कि यहाँ से निकल रही है और ये कंफर्म कर रहा है वी नॉर्मलाइज रिलेटिविस्टिक लैग्रेंजियन करेक्टली। अगर हम अपनी इक्वेशन नंबर 5.2 को देखें, ये हमारे पास नॉन रिलेटिविस्टिक लैग्रेंजियन है ये वाला। यहाँ पर आप देखें कि वेलोसिटी के ऊपर कोई अपर बाउंड नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ये टर्म है वो उसके साथ मैच कर, अगर जो हमारा कैनोनिकल मोमेंटम है वो डेरिवेटिव है लैग्रेंजियन का वेलोसिटी के हिसाब से, तो ये हमारे पास हमारा
कनोनिकल मोमेंटम आ जाएगा। तो जब हम एल को डेरिवेट करेंगे वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। और उसके बाद ये बेसिकली रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल है। तो अब हैमिल्टन कैसे आएगा, वो हमने पी को डॉट कर देना है वी के साथ और उसमें से लैग्रांजियन क्या कर देना है माइनस। जब हम ये करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, बस ये इस कॉन्ट्रिक सा वी का स्क्वायर आ जाएगा और ये लैग्रांजियन हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन, ये हैमिल्टन आ गया हमारा। तो यहाँ पर हमने एक सिमिलर फिजिक्स निकाल ली है और यहाँ पर अब हम आगे देखेंगे कि जो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर इस चीज़ को हम देखें तो ये हमारी है वर्ल्ड लाइन है जो को हमने पैरामीटराइज की है टाउ से और ऑल स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट आर अ फंक्शन ऑफ टाउ। तो हम इस चीज़ को अभी आगे स्टडी करते हैं। इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी देखेंगे पॉइंट पार्टिकल एक्शन की जो कि हमने निकाला था यहाँ पर इस चीज़ की। तो हमने इसको इवेलुएट करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रल इन दिस एक्शन। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ऑब्जर्वर है वो उसके लिए हेल्पफुल होगा कि वो पैरामीटराइज कर दे पार्टिकल की वर्ल्ड लाइन को। जो पैरामीटराइजेशन इन वेरिएंस ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि जो वैल्यू ऑफ एक्शन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटराइजेशन चूजन टू कैलकुलेट इट। कि बेसिकली पैरामीटराइजेशन इन वेरिएंस का मतलब ये होता है, ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू हमने एक्शन के लिए ली है वो इंडिपेंडेंट हो पैरामीटराइजेशन चूज टू कैलकुलेट इट। तो जो हमारा 5.5 एक्शन है वो इनफैक्ट डिफाइन है इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी पैरामीटराइजेशन पे। तो इंटीग्रेशन को हम कर सकते हैं बाय ब्रेकिंग p into small pieces and adding value for each pieces. No parameterization is needed to do this. In practice, however, world line are described by a parameterized line and parameterization is used to compute the action. तो जो हमारी वर्ल्ड लाइन है वो डिस्क्राइब कर देंगे एज अ पैरामीटराइज लाइन और जो हमारी पैरामीटराइजेशन है वो यूज़ करेंगे एक्शन को कंप्यूट करने के लिए। तो हम पैरामीटराइज करेंगे वर्ल्ड लाइन पी ऑफ अ पॉइंट पार्टिकल यूजिंग दिस पैरामीटर। अगर हम अपनी पिक्चर में देखें तो पैरामीटर को मस्ट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एज वर्ल्ड लाइन गोज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू अ फाइनल पॉइंट। तो जो हमारा पैरामीटर है वो रेंज करेगा टाउ आई से टाउ एफ की तरफ और ये डिस्क्राइब करेगा मोशन ऑफ पार्टिकल को। और पैरामीटराइजेशन ऑफ वर्ल्ड लाइन का मतलब यहाँ पर ये है कि हमने एक्सप्रेस कर दिया अपने कोऑर्डिनेट को टाउ के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर ये हमारा इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है। ये हमारा इनिशियल टाउ और ये फाइनल टाउ। ये हमारा इनिशियल टाउ
इनिशियल कोऑर्डिनेट है इनिशियल टाइम पे और ये फाइनल टाइम पे। यहाँ पर हमारा एक्स नॉट कोऑर्डिनेट भी पैरामीटराइज है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टाइम एज अ पैरामीटर और हम डिस्क्राइब करेंगे पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर हम स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट्स सेम फुटिंग पे करना देखना चाहते हैं तो हम पैरामीटराइज करेंगे बोथ दोनों को इन टर्म्स ऑफ एडिशनल पैरामीटर टाउ। तो अब हम आगे बेसिकली क्या करने लगे हैं कि हम एक्सप्रेस करेंगे हमारा इंटीग्रेंड डी एस यूजिंग पैरामीटराइज्ड वर्ल्ड लाइन। तो इसको करने के लिए हम यूज़ करेंगे डी एस स्केयर इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। तो हम इसको राइट करेंगे इस फॉर्म में, टाउ स्केयर से टाउ स्केयर कट जाएगा तो उस क्वेश्चन वही रहेगी। तो आगे अगर हम देखें कि किसी भी मोशन के लिए हमारी वेलोसिटी एक्सीड नहीं करनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ लाइट्स को, तो हमारा डी स्केयर इज इक्वल टू दिस है और इसलिए जो हमारा एक्शन है वो ये फॉर्म ले लेगा। हम इस चीज़ को हमने इसके अंदर पुट कर दिया है। बेसिकली ये हमारे कोऑर्डिनेट्स थे। तो ये बेसिकली हमारे पास हमारा एक्शन आ जाएगा कि जिस ये एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ एक्शन है जब हम अपने पाथ को क्या करेंगे पैरामीटराइज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली यहाँ पर हमने ये किया है अब यहाँ पर जो हमारा एक्शन है उसको हमने पैरामीटराइज कर दिया पैरामीटर टाउ के साथ। अब हमने पहले देख लिया कि जो हमारी वैल्यू है एक्शन की वो सेम है तमाम लॉरेंस ऑब्जर्वर के लिए। तो अब हम फिक्स करेंगे अपने ऑब्जर्वर को जो कि जिसने एक्शन जो कि एक्शन कैलकुलेट करेगा पैरामीटर टाउ को यूज़ करके। तो हमने देखना है कि ये जो वैल्यू है एक्शन की वो डिपेंड होती है पैरामीटर को चूज़ करने पे। तो अगर तो नहीं होती तो ऑब्जर्वर इसको दोबारा पैरामीटराइज कर सकता है वर्ल्ड लाइन को और एक्शन विल बी सेम वो सेम होगा। तो जो हमारा जो एस है वो रीपैरामीटराइजेबल इनवेरिएंट है। तो इसको देखने के लिए हम अपना अपनी जो एक्शन है उसको इसके पैरामीटर को चेंज करके टाउ से टाउ प्राइम कर देंगे। बेसिकली ये जो हमारे पास एक्शन है इसके साथ हम ये करेंगे कि हम अपने ऑब्जर्वर को लॉरेंस ऑब्जर्वर को फिक्स कर देंगे और हम क्या करेंगे कि हम कैलकुलेट करेंगे जिसने मतलब कि उस ऑब्जर्वर ने क्या किया हमारे एक्शन को कैलकुलेट किया और हम क्या करेंगे कि यूज़ करेंगे किसी पैरामीटर टाउ को यूज़ करके उसने कैलकुलेट किया एक्शन। तो अगर हम क्या करें कि एक डिफरेंट पैरामीटर यूज़ करके वो कैलकुलेशन करें और अगर एक्शन सेम आए तो हमारा जो एक्शन है वो री पैरामीटराइजेबल इनवेरिएंट होगा। तो अब आगे हम देखेंगे कि बाय चेन रूल हम इस तरह इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इस चीज़ को हम यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को देखें गौर से ये जो फॉर्म है ये वाली फॉर्म अगर हम इसको गौर से देखें तो
इस फॉर्म को हम कि अगर हम बैक सब्स्टिट्यूशन करें 15.1 के अंदर इस चीज़ को, तो जब हम इस चीज़ को बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं अब यहाँ पर बेसिकली क्या किया है कि हमने, अगर हम इन दोनों का स्क्वायर लें तो ये हमारे पास सिंपल बाहर आ जाएगा, इससे सी कट जाएगा। अगर इसको अंदर लेना है तो स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर लेकर अंदर आ जाएगा, ये वही चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ से अगर हम इसको अगर देखें तो ये टाओ टाओ से कट जाएगा और ये देखिए ब्यूटीफुल, ये हमारा एक्शन रीपैरामीटराइजेशन इनवेरिएंट है। तो उसके बाद अब हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशंस की तरफ जाते हैं। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाते हैं तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे हमारा वेरिएशन एक्शन के अंदर। तो जब हम अपने पार्टिकल की वर्ड लाइन को वेरी करेंगे इस अमाउंट के लिए, तो हमारा जो टाउ है वो आर्बिट्रेरी पैरामीटर होगा अलोंग द पाथ। तो वेरिएशन हम देंगे इस चीज़ के साथ। तो बाकी हमारे पास ये फॉर्म है डी स्केयर की। तो हमारे पास ये है कि हम फिर हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम क्या करें कि बेसिकली यहाँ पर अगर हम अपना डी एस और एक ये वाला हमारे पास टी एस है कि यहाँ पर ये है कि अगर जब हम इसका डेरिवेट लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, डी एस इसके अंदर, और लेकिन इसको इस तरह करने से पहले हम इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर ये है कि हमने क्या करना है कि ds का हमने वेरिएशन लेना है, लेकिन हम उसका वेरिएशन लेने के लिए हम ds के स्क्वायर का वेरिएशन लेंगे। तो यहाँ पर हम वेरिएशन है ds स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वेरिएशन कैसे लेंगे कि ये ds को, ये जो ds है इसको 2 दफ़ा लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। और फिर पहले डी एस की, फिर दूसरे की, फिर सेकंड डी एस की, और पहला वैसे रहने देना है तो उनको ऐड करेंगे ये तो 2, क्योंकि ये सिमेट्रिक हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा और सेम यही प्रोसेस इधर करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इसका वेरिएशन लेंगे डी एक्स म्यू का, फिर डी एक्स म्यू का, तो 2 टर्म्स इस तरह की बन जाएंगी, उन्हें ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। और सिमेट्री की वजह से हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से क्या होगा कि अगर हम इस साइड को, इस टी एस को 2 से 2 कैंसिल, अगर इस टी एस को नीचे ले आएंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, ये वाली फॉर्म। अब क्या कर रहे हैं कि अब हमारा हमारा ये सीन है कि हमारा ये जो ये चीज़ है ये इसके इक्वल कैसे है, ये जो हमारे पास ये चीज़ है ये इस चीज़ के इक्वल कैसे है। तो सिंपल वर्जन इस रिजल्ट की फेमिलियर है, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेरिएशन ऑफ कोऑर्डिनेट। तो इक्वेशन नंबर 2 बिकम क्वाइट क्लियर, ठीक हो गया।
बेसिकली जो हमारे पास वेलोसिटी है वो इक्वल होती है टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेरिएशन ऑफ कोऑर्डिनेट के, इसलिए यहाँ पर हम रिलेट करेंगे ds और इन क्वांटिटी को इन वेरिएशन ऑफ वर्ल्ड लाइन पे। ये हमारे पास एक्स में कोऑर्डिनेट है, इसके अंदर डेल टाउ टाइम ऐड किया है, तो ये पार्ट हमारे पास इधर चला गया। और इसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन की टाउ डेल एक्स म्यू टाउ वेरिएशन की, तो ये पॉइंट हमारा इधर चला गया। और अगर डेल एक्स म्यू टाउ प्लस डी टाउ वेरिएशन की, तो ये इधर चला गया। तो हमारे पास ये डी एक्स म्यू है और ये डी एक्स म्यू प्लस एस डी एक्स म्यू आ जाएगा हमारे पास, वेरिएशन वाला टाइम इंटरवल आ जाएगा हमारे पास। अब आगे बेसिकली ये है कि किसी भी टाउ डिपेंडेंट क्वांटिटी जो कि हमारे पास ए अल्फ़ा है, वी हैव ए अल्फ़ा, जो हमारे पास वो कैसे आएगा, उसके अंदर जो डी ए कैसे आएगा, इसको इसके अंदर से माइनस करेंगे। तो अगर हम इसको इस चीज़ को इस इक्वेशन के ऊपर यूज़ करें, अगर हम इस चीज़ को ये जो हमारे पास बेसिकली ये जो हमारे पास आती है, इस चीज़ को इक्वेशन नंबर 2.1 के ऊपर अगर हम ये चीज़ यूज़ करें, तो वो हमारे पास क्या कैसे होगा कि दोनों साइडों में अगर हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर s बाहर है और ये चीज़ है हमारे पास अंदर, तो अंदर वही फैक्टर आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ बाहर है, तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। तो जो s है वो एक लीनियर है, तो इसलिए दोनों साइडें इक्वल हैं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि 5.21 को ज़्यादा अंडरस्टैंड करें ज्योमेट्रिकली। तो अगर हम अपनी फिगर 5.3 को देखें, तो जो ओरिजिनल वर्ल्ड लाइन है पार्टिकल की वो लोअर कर्व में है, और जो वर्ल्ड लाइन आफ्टर वेरिएशन है वो अपर कर्व में है। तो ये शो करिए जो लोअर कर्व है उसके ऊपर वो जो पॉइंट है, तो बाय डेफिनेशन ये सेपरेट हो रहे हैं इन्फिनिटेसिमल जो हमारे पास वेक्टर है डी एक्स म्यू के साथ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है दोनों, तो वेरिएशन जो हमारे पास ये आई है वो शोन एज अ वेक्टर है, ठीक। इन अपर कर्व द वेरिएशन बिटवीन पॉइंट इज न्यू डी एक्स एंड द ओल्ड डी एक्स प्लस, ये जो न्यू डी एक्स है वो है ओल्ड डी एक्स, ये डी एक्स और प्लस ये बेसिकली ये है जो हमारे पास वेरिएशन आई है, ये बेसिकली ओल्ड डी एक्स प्लस न्यू। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारी ओरिजिनल वर्ल्ड लाइन है पार्टिकल की वो लोअर पे है और वेरिएशन वाली हाई पे है, तो अपर है, तो अपर वेरिएशन सेपरेटेड। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल वो हमारे पास ये उसके अंदर हमने 4 वेक्टर को डिफरेंट डिफरेंट लेबल दिए हैं। तो अगर हम देखें कि जो डी एस है वो कोरस्पॉन्ड है ए, और ए प्राइम के अंदर से हम ए प्राइम माइनस ए करेंगे तो हमारे पास
जो डी एस का वेरिएशन आ जाएगी। और दूसरी साइड पे अगर हम ये चीज़ देखते हैं तो ये हमारे पास बी से बी माइनस की अगर वेरिएशन करेंगे हमारे पास, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा। और अगर इसको इसके अंदर से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास डी एस की वेरिएशन आ जाएगी, डी एस की वेरिएशन आ जाएगी। तो क्वांटिटी जो, तो हम इक्वेटिंग करेंगे दोनों क्वांटिटीज़ को और हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो अब हम अपनी कैलकुलेशन में दोबारा आते हैं। अब क्या करेंगे कि जो हमने 5.21 इक्वेशन यूज़ करके हम रीराइट करेंगे 5.20 इक्वेशन। बेसिकली इस इक्वेशन को हम रीराइट करेंगे। तो इस इक्वेशन को जो हमने रीराइट किया, ये बेसिकली हमारे पास ये इक्वेशन ये थी, ये फॉर्म था। तो ये क्या किया, यहाँ पर हमने एस अंदर आ गया, डी बाहर आ गया। और उसके बाद अब हमारे पास टाउ टाउ है जो पैरामीटराइज करेगा पाथ। तो कन्वीनियंट है कि अगर हम इसको राइट करें इस फॉर्म में, अगर हम इस फॉर्म में इसको राइट करें, इसके लिए हमने टाउ टाउ के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब हम अभी इसको क्या करेंगे कि इसके अंदर वेरिएशन करते हैं इसी चीज़ के अंदर हम। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस कराई है एक्सप्लिसिट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर हमारे पास फाइनल और इनिशियल टाइम है जो ये डिनोट करते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट ऑफ वर्ल्ड लाइन को। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लेने के लिए हमें एक्स म्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑन ऑब्जेक्ट अंडर इंटीग्रेशन। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सिंपली दी वैनिशिंग ऑफ दैट ऑब्जेक्ट होगी। तो सिंस देयर आर स्टिल डेरिवेटिव एक्टिंग ऑन, तो बेसिकली ये हमारे पास टोटल इंटीग्रेंट है एज अ टोटल डेरिवेटिव प्लस एडिशनल टर्म। अब ये हमारे पास बेसिकली, अब ये हमारे पास ये चीज़ थी। हमने बेसिकली क्या किया है यहाँ पर कि हमने ये टोटल डेरिवेटिव लिया है। जब हमने ये चीज़ की तो इसको बेसिकली ये इसके ऊपर आएगा और ये क्वांटिटी हमारे पास बनती है। तो ये डेरिवेटिव एक तो इसके ऊपर आ जाएगा और दूसरा हमारे पास इस चीज़ के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। देखें, ये इसके ऊपर एक डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, और एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, तो एक डेरिवेटिव इसके ऊपर आ जाएगा। तो जो इसके ऊपर आएगा वो हमें आगे लिख दिया, ठीक है, वो इसमें इसको जो करेंगे तो वो उससे कट जाएगा और वो एक रह जाएगा। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल है वो हमें दे रहा है कि मतलब कि कुछ ज़्यादा बता रहा है हमारी कि जो हम एवेल्यूएट कर सकते हैं बाउंड्रीज के ऊपर। तो हम फिक्स करेंगे कोऑर्डिनेट्स को बाउंड्री के ऊपर, तो ये टर्म्स वैनिश हो जाएंगी। तो वेरिएशन ऑफ एक्शन रिड्यूस टू जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो हमें तेरा बता रहा है कि जो चीज़ें हम बाउंड्री पे कैलकुलेट करेंगे तो वो वैनिश हो जाएगा। और बेसिकली ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ हमारे पास आई है, क्योंकि यहाँ पर ये एक्शन वाली टर्म अंदर आ रही है, इस वजह से ये चीज़ वैनिश हो जाएगी।
अब उसके बाद हमारे पास ये टर्म रह जाएगी। हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बेसिकली इस चीज़ को अगर हम देखें तो इसको इस फॉर्म में लग सकता है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मोमेंटम के इक्वल है। तो एज अ रिज़ल्ट जो एक्शन हमारी फॉर्म लेगा वो ये फॉर्म लेगा। और उसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर ये जो फॉर्म है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अब ये हमारे पास वेरिएशन आ गई एक्शन की। और आखिरी स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके इस इंडेक्स को नीचे ले आएंगे। और ये जो हमारे पास है ये एक आर्बिट्रेरी है। तो वेरिएशन ऑफ एक्शन वैनिश ऑफ एन ओनली इफ ये चीज़ हमारे पास ज़ीरो हो तो ये क्लियर है कि ये आल्सो वैनिश होगा। जब एक्शन वैनिश होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन स्टेट करी है कि मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज कांस्टेंट अलोंग द वर्ल्ड लाइन। ये सबसे बड़ी चीज़ पता चली हमें। तो पैरामीटराइजेशन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ अ फंक्शन इज कांस्टेंट ओवर अ लाइन तो उसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एनी पैरामीटर जो कि हम यूज़ कर सकते हैं टू उस लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए वो भी वैनिश करेगा। तो इसलिए जो हमारे पास पैरामीटर टाउ है 5.3 इक्वेशन में वो एक आर्बिट्रेरी है। और वी obtain दिस इक्वेशन बाय वेरिंग relativistic action for a point particle using fully relativistic notation। ये यहाँ पर शो किया है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अब बेसिकली हम आगे देखेंगे ये हमारे पास रिलेटिविस्टिक पार्टिकल विद इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हमारे पास पॉइंट पार्टिकल जो कि हमने कंसिडर किया था वो फ्री था और ये मूव कर रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ पर अगर हमारे पार्टिकल का वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो तो हमारे पास नॉन ट्रिवियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और बेसिकली इसमें ये सीन होगा कि अगर हमारा पार्टिकल इलेक्ट्रिकली चार्ज है तो नॉन ट्रिवियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और जो पार्टिकल है वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। और इसका जो फोर मोमेंटम है वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो इनफैक्ट क्योंकि जब पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो फोर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करेगी। तो हमारे पास मोमेंटम ऑफ सच पार्टिकल वो वेरी करेगा टाइम के साथ। तो इसका टाइम डेरिवेटिव गवर्न करेंगे लॉरेंस फोर्स इक्वेशन के साथ जो कि हम राइट करेंगे इस फॉर्म के अंदर कि हम देखेंगे इस टाइम डेरिवेटिव गवर्न बाय लॉरेंस फोर्स इक्वेशन। तो ये रिलेटिविस्टिक इंट्रिक इक्वेशन है जो इन्वॉल्व करेगी फील्ड स्ट्रेंथ और फोर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो जो डी एस है वो अपीयर हो रहा है दोनों साइडों पे। और यहाँ पर इक्वेशन इज इनफैक्ट होल्ड फॉर अ पैरामीटर टी। ये पैरामीटर टी के लिए भी होल्ड करेगी, किसी भी पैरामीटर के लिए भी कर सकती है। बेसिकली ये हमारे पास लॉरेंस फोर्स इक्वेशन है, बिल्कुल सिंपल सी ये हमारे पास इक्वेशन है। अब यहाँ पर इंस्पायर्ड ऑफ आवर प्रीवियस एनालिसिस ऑफ to write an action that give a equation upon a variation, this action turned to be remarkably simple। और अब हम मैक्सवेल फील्ड कपल टू दी पॉइंट पार्टिकल अलोंग
along the world line P को देखेंगे तो we should add to the action 5.5 an integral over P representing the interaction of a particle with electromagnetic field। तो जो हमारा इंटीग्रल है मस्ट बी इनवेरिएंट and the form of 3.6 suggests that it involve a 4 velocity of a particle। तो जो हमारे पास 4 velocity है वो बेसिकली हमारे पास ये सीन अब बेसिकली हम लोग क्या करने लगे हैं कि हम ये करने लगे हैं कि जो हमारी 4 velocity है has one space time index to obtain the Lorentz scalar we must multiply it against an other object with the one index। तो नेचुरल कैंडिडेट इज अ गेज पोटेंशियल ए म्यू तो वो क्लेम करेगा कि इंट्रैक्शन टर्म इन एक्शन इज दिस कि ये जो बेसिकली हमारे पास जो हमारी वेलोसिटी है अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये हमारी 4 वेलोसिटी है तो उसका एक स्पेस टाइम इंडेक्स है तो हमें लोरेंस इन स्केलर के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो हमने इस चीज़ के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो जो हमारे पास क्यू है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड लाइन पैरामीटराइज किया है तो ये हमारे पास वेक्टर है जिसको हम डॉट अगेंस्ट दी गेज किया है और पोजीशन एक्स ऑफ टॉप पे और दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज बाय कैंसलिंग फैक्टर्स और वर्ल्ड लाइन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग वन डायमेंशन हमने देख ली है। नेचुरल फील्ड कैन कपल टू अ पार्टिकल इन लॉरेंस वेरियंस विद वन इंडेक्स। तो ये एक इंटरेस्टिंग जनरेशन है जो कि हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में क्योंकि स्ट्रिंग्स आर वन डायमेंशन दे ट्रेस आउट टू डायमेंशनल वर्ल्ड फ्लूइड इन अ स्पेस टाइम। तो हम देखेंगे कि कपल नेचुरली टू द फील्ड विद टू लॉरेंस इंडिसेस। तो फुल एक्शन फॉर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टर्म टू द फिफ्थ 5.37 टू द 5.5। तो हम अपनी 5.5 इक्वेशन के अंदर बेसिकली इसको ऐड कर देंगे 5.5 इक्वेशन के अंदर जब हमने इसको ऐड कर दिया है हमारी बेसिकली कुछ 5.5 इक्वेशन के अंदर तो ये हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास हमारा फुल एक्शन है चार्ज पार्टिकल के लिए और आज के लिए इतना ही एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे।